जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के थ्रू जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है ना, उसका डे 26 है, जो कि 3 मार्च को सर के द्वारा कवर करवाया गया है। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और इसके जितने भी होमवर्क और जितने भी PDF है मेरे टेलीग्राम पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट कर दिया जाता है। तो जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और जल्द से जल्द इस होमवर्क सीरीज का हिस्सा बनिए, क्योंकि एसआई का फॉर्म कभी भी आने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है। होमवर्क सीरीज से आप लोग जुड़िए और सारे होमवर्क को आप लोग कवर कीजिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज 26 स्टेज का है और ये 3 मार्च को सर के द्वारा कवर करवाया गया है। इसका पहला क्वेश्चन है कि जिम्बैक्स 2024 का 8वां संस्करण कहाँ और किन देशों के बीच में आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में जिम्बैक्स एक्सरसाइज किया गया था भारत और जापान के बीच में। ये नौसैनिक अभ्यास था जो कि जापान के योकोसुका, मतलब कि ये प्रशांत महासागर में इसका आयोजन किया गया था। देखिए, अगर आपको करेंट अफेयर में कोई भी टॉपिक कवर करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप एक्सरसाइज कर लो। 1 साल के अंतर्गत जितने भी अभ्यास हुए हैं ना, वो आप रट के चले जाओ। आपको कोई ना कोई एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और बिहार एसआई के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को तो आप लोग रट लेना। अगर हम लोग अभ्यास की बात करते हैं तो कुछ अभ्यास है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान रखिएगा। पहला ध्यान रखिएगा मालाबार अभ्यास, जो कि भारत का जो मालाबार तट है ना, वहाँ पे USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में ये चारों जो है ना वो क्वाड के भी मेंबर है, तो उसे ध्यान रखिएगा। रैमपैक अभ्यास, देखिए अभी हाल ही में रैमपैक अभ्यास किया गया था। ये USA का जो हवाई द्वीप है ना, वहाँ पे किया गया था, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास कोई है तो यही रैमपैक अभ्यास ही है। यहाँ से आपको समुद्र लक्ष्मण पूछा जाएगा। ये अभ्यास किसके बीच में हुआ है, ध्यान रखिएगा, भारत और मलेशिया के बीच में। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्ती एक्सरसाइज किसके बीच में होता है, तो ध्यान रखिएगा मालदीव, श्रीलंका और इंडिया के बीच में। और अगर आपसे टाइगर ट्रम्प पूछा जाएगा तो उसे ध्यान रखिएगा, भारत और USA के बीच में। और भारत का पूर्वी तट पे इसका आयोजन किया गया। यहीं पे अगर आपको ब्रज पूछा जाएगा तो उसे भी ध्यान रखिएगा, ब्रज एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कवच एक्सरसाइज, कवच ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना के द्वारा भी हाल ही में लक्षद्वीप में ये एक्सरसाइज किया गया। अगर आपसे सिम्बैक्स पूछा जाएगा तो उसे ध्यान रखिएगा, सिम्बैक्स जो है ना वो भारत और सिंगापुर के बीच में। और वहीं पे अगर आपसे सिनबैक्स पूछा जाएगा तो उसे ध्यान रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में किया गया, ठीक है। तो जापान का याद रखिएगा जिम्बैक्स, सिम्बैक्स। और यहाँ पे देखिए एक बिनबैक्स भी पूछा जाता है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा, भारत वियतनाम के बीच में, और ये पुणे में इसका आयोजन किया गया था। ये सारे एक्सरसाइज कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे रट जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला CO2 से मिथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। देखिए, भारत का ये पहला कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिथेनॉल प्लांट है ना, वो स्थापित किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है। अगर हम लोग मिथेनॉल की बात करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट का एक लक्ष्य है कि हम लोग पेट्रोलियम में 20% का क्या करेंगे, मिथेनॉल को मिलाएंगे। और ये लक्ष्य उन्होंने 2030 तक का रखा है। लेकिन ये प्रोसेस इतना फास्ट हो रहा है ना कि एक अंदाज़ा लगाया गया है कि 2026 तक ही इसको पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है। तो उसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ पे स्थापित किया गया। ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना पूछा है ना, ये मध्य प्रदेश के कांडला जिले के ओंकारेश्वर में स्थापित किया गया और ये नर्मदा नदी पे है, ठीक है। तो उसे ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग सोलर की करते हैं, देखिए सोलर की बात अगर किया जाएगा ना तो 2-3 फैक्ट ध्यान रखिएगा। पहला तो ये कि भारत का पहला सोलर ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का 100% से चलने वाली मंदिर पहली कौन सी बन चुकी है, तो इसे ध्यान रखिएगा, सूर्य मंदिर, ठीक है। ये गुजरात का सूर्य मंदिर है, ये आपका उड़ीसा का कोणार्क वाला सूर्य मंदिर नहीं है, गुजरात का सूर्य मंदिर है, जो कि 100% सौर ऊर्जा से ही संचालित हो रही है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा हो जाएगा, तो ये कोच्चि एयरपोर्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में ऐसे कौन से राज्य हैं जो सोलर एनर्जी में सबसे टॉप पे हैं, तो उसे ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटका हो जाएंगे, ठीक है। तो इतने फैक्ट जो है ना वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, जो कि सोलर से रिलेटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया और भारत की ओर से किसने इसका प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा कि भी हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन इटली के अपूलिया शहर में हुआ था, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। देखिए, नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़े थे ना, यहाँ से जब जीते थे, तो सबसे पहला दौरा वो इटली का ही किए थे, तो उसे ध्यान रखिएगा। अब G7 शिखर सम्मेलन जो है ना, इसकी स्थापना 1975 में किया गया था। इसमें टोटल 7 देशों का ये संघ है, तो ये 7 देशों आपको रट जाना है। जैसे कि ध्यान रखिएगा, जापान हो जाएगा, ठीक है, जापान जैसे जर्मनी, और फिर कनाडा हो जाएगा, उसके बाद फिर इधर इटली हो जाएगा, फिर बात करें तो ब्रिटेन यूके हो जाएगा, फिर फ्रांस और आपका यूएसए हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 देश को आपको रट जाना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उसे रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का औपचारिक रूप से उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। अगर आप बिहार से होगे तो आपको पता होगा कि भी हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी आए थे बिहार। तो ध्यान रखिएगा किनके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब ये देखिए, जो नालंदा विश्वविद्यालय परिसर है ना, ये 455 एकड़ में बनाया गया है। ठीक है, तो इसका ये ज़मीन भी ध्यान रखिए, क्या पता एग्जाम में ज़मीन ही पूछ दें। तो 455 एकड़ में इसे बनाया गया है। अब नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो गुप्ता पीरियड के टाइम में कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। ठीक है, और नालंदा से आपको ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन के टाइम में हिनसोंग भारत आए थे, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने स्टडी करा था महायान शाखा की। ठीक है, तो इसीलिए ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, वो महायान शाखा का यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी होता है, तो इसीलिए इसको महायान ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा किस राज्य में शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में इसे शुरू किया गया है, और मध्य प्रदेश का राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से इसकी शुरुआत किया गया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो इसको टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि तो मध्य प्रदेश से इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जेड मोड सुरंग के निर्माण में शामिल श्रमिकों पे आतंकी हमला हुआ। यह सुरंग भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में। ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में जेड मोड जो सुरंग है ना, उसको बनाया जा रहा था, तो वहाँ पे आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिससे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँच गया। तो ये जम्मू कश्मीर में ये अवस्थित है, इसीलिए अभी हाल ही में ये चर्चे में था। यहाँ से 2 सुरंग का नाम आप ध्यान रखिएगा। पहला तो आपको सेला सुरंग ध्यान रखना है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और दूसरा अटल सुरंग। ठीक है, अटल सुरंग की लंबाई भी एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अटल सुरंग को ही पहले रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके रोहतांग सुरंग कर दिया है। और ये अटल सुरंग है कहाँ पे, तो ये रोहतांग दर्रा में है। ठीक है, तो उससे भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि हाल ही में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की गई है, किसके द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। ये जो विष्णुपद मंदिर है ना, ये गया में है, वहीं पे बोधि मंदिर जो है, महाबोधि मंदिर, ये बोधगया में है, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, कहाँ पे, बोधगया में। और विष्णुपद मंदिर जो है ना, वो भगवान विष्णु से संबंधित है। ठीक है, इसको बनाया गया था अहिल्याबाई होलकर के द्वारा, इनका निर्माण किया गया था उन्हीं के आदेश पे। तो ये दोनों को ना एक कॉरिडोर के रूप में बनाने की घोषणा किया गया है, ताकि इसको एक पर्यटन के रूप में वो डेवलप करेगा केंद्र सरकार। ठीक है, तो केंद्र सरकार इसको पर्यटन के रूप में डेवलप करने के लिए कॉरिडोर की उन्होंने मंजूरी दे दी है, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में एक खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा कि भी हाल ही में राजगीर में नीतीश कुमार जी के द्वारा 29 अगस्त को एक खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। देखिए, ये जो खेल विश्वविद्यालय होगा ना, यहाँ पे परिसर भी होगा। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी भी होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 29 अगस्त से आपको ध्यान रखना राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो आप लोग इसे रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के पोखरण में। देखिए, राजस्थान के पोखरण से आपको ध्यान रखना है कि भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे। ठीक है, 2 बार भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। एक बार 1974 में उन्होंने करा था, और दूसरा उन्होंने 98 में करा। ठीक है, तो 1974 में जब वो करते हैं ना, तो स्माइलिंग बुद्धा दिया जाता है नाम, और यहाँ पे ऑपरेशन शक्ति के द्वारा किया जाता है। दोनों ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन ग्रुप से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हैलोजन ग्रुप पूछा है, जो कि ग्रुप नंबर 17 को हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। इसमें टोटल 5 होते हैं, क्लोरीन होते हैं, फ्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, आयोडीन होते हैं और अस्टाटीन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन नहीं है ध्यान रखिएगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन होगा। लेकिन नाइट्रोजन का एक अलग ही ग्रुप होता है। हीलियम जो है एक प्रकार का नोबल गैस है और नोबल गैस का ग्रुप 18 में इसका वर्णन है। तो इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन और हीलियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन चुने गए। ध्यान रखिएगा, ये रामनाथ कोविंद, जो कि 2017 से 22 तक का इनका टाइम पीरियड रहता है। अगर पहला पूछा जाएगा तो KR नारायणन। ठीक है, इनका टाइम पीरियड कब था, 1997 से 2002 तक था। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का पहला मंत्रिपरिषदीय सम्मेलन कब और कहाँ पर आयोजित किया गया था। देखिए, WTO की जो स्थापना है ना, वो 1 जनवरी 1995 को होता है और इसका जो मुख्यालय है वो जनेवा में है। इसका जो पहला मंत्री सम्मेलन जो बैठक है ना, 1996 में सिंगापुर में किया गया था। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब और किस देश की सहायता से किया गया। ध्यान रखिएगा, 1964 में इसकी स्थापना किया गया था रूस की हेल्प से। और ये बोकारो स्टील प्लांट है कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा ये झारखंड में, जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना किया गया। देखिए, जब भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रहा था ना, तो उसके तहत 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे। एक लगाया गया था दुर्गापुर, जो कि UK के हेल्प से लगाया गया था, दूसरा भिलाई, जो कि रूस के हेल्प से, और आप बताइएगा कि राउरकेला किसके हेल्प से लगाया गया था। ठीक है, तो दूसरे पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना किया गया था और बोकारो लगाया गया था तीसरा पंचवर्षीय योजना के तहत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइडेस्पी, जिसको बिदस्ता भी कहते हैं, इसका युद्ध कब और किसके बीच में किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये सिकंदर और राजा जो पोरस थे, जो कि पंजाब के राजा थे, इनके बीच में किया गया था 326 ईसा पूर्व में, और ये झेलम नदी के तट पर किया गया था, तो उसे ध्यान रखिएगा। देखिए, जब सिकंदर भारत पे आक्रमण करते हैं ना, तो सबसे पहले इन्होंने तक्षशिला के जो आम्भी राजा होते हैं वहाँ पे करते हैं और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद ये आगे चलते हैं और ये पंजाब के राजा पोरस के साथ ये युद्ध करते हैं, बट पोरस उनके सामने झुकते नहीं। इनकी वीरता को देखते हुए इन्होंने इनका जीता हुआ जो साम्राज्य था, इनको इन्होंने वापस कर दिया था। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करते हैं ना, तो उस समय ध्यान रखिएगा, घनानंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का शासन था। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है क्योंकि वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। अब बात अगर हम लोग सिकंदर की करते हैं, तो सिकंदर के जल सेनापति का नाम था नियाकस, वहीं पे स्थल सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। देखिए, जब सिकंदर भारत जीत के जब वापस चले जाते हैं और इनकी मृत्यु जब हो जाती है बेबीलोन में, तो उसके बाद क्या होता है ना कि जब जीतते हैं ना, तो वो भारत का जितना भी विजित क्षेत्र होता है ना, वो सेल्यूकस निकोटर को सौंप देते हैं। ठीक है, और बाद में इसी सेल्यूकस निकेटर से फिर युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य का, और जो कि 305 में होता है। ठीक है, और जब ये युद्ध होता है ना, तो यहाँ पे इनकी बेटी के साथ, कार्नेलिया के साथ इनका विवाह हो जाता है। 4 प्रांत इनको एज अ दहेज के रूप में दिया जाता है, और साथ ही साथ मेगास्थनी, जो कि इनके उत्तराधिकारी के रूप में आते, इनके दरबार में भेजते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, और ये जो मेगास्थनीज होते हैं, जिन्होंने पाटलिपुत्र का वर्णन किया इंडिका नामक बुक में। तो इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है सिकंदर से, जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे हुए क्वेश्चन को ही मैंने कवर करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनहरे चावल का प्रयोग किस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए सुनहरे चावल का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगर बात हम लोग करते हैं विटामिन ए का, तो लीवर में कौन से विटामिन स्टोर होते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, विटामिन जो होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वसा में घुलनशील होते हैं और एक जो होते हैं ना, वो जल में होते हैं। जल वाले कौन होते हैं, बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। वही एडेक की बात करते हैं, ADEK। ठीक है, एडेक जो होते हैं ना, वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं विटामिन के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखिएगा, गाजी की उपाधि बाबर ने खानवा के युद्ध में करा था, जो कि 17 मार्च 1527 में किया था, और तब उन्होंने गाजी की उपाधि धारण किया। देखिए, जब बाबर जब भारत पे आक्रमण करते हैं ना, तो कहा जाता है कि उन्होंने टोटल 4 युद्ध लड़े थे, जो इनका मेन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला युद्ध इनका ध्यान रखिएगा कि पानीपत का युद्ध, जो कि 1526 में इन्होंने लड़ा था। ठीक है, पानीपत का युद्ध उन्होंने लड़ा था। दूसरा इनका युद्ध 1527 में होता है, खानवा का युद्ध। तीसरा जो होता है चंदेरी का होता है 1528 में, और चौथा युद्ध और या फिर अंतिम युद्ध की बात करते हैं तो 1529 में होता है घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो पानीपत का जो युद्ध था ना, वो बाबर का इब्राहिम लोदी के साथ किया गया था। इसी के बाद बाबर भारत में एंट्री करते हैं और वो मुगल वंश की स्थापना कर देते हैं इंडिया में।
बात अगर हम लोग करते हैं 1527 का खानवा का युद्ध, जो कि उन्होंने राणा संगा के साथ करा था। 1528 में जब वो चंदेरी का युद्ध करते हैं ना, तो वो मेदिनी राय के साथ करते हैं, ठीक है। वहीं पे 1529 का जो उनका लास्टली युद्ध होता है, जब वो टाइम लोधी को हरा देते हैं ना, तो अफगान जो होते हैं वो बिहार के थोड़े क्षेत्र में आ जाते हैं। आगरा का युद्ध यही वाला युद्ध होता है, और बाद में यही अफगान इनके जो पुत्र होते हैं हुमायूं, इनको वो भारत से खदेड़ देते हैं। तो इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। वैसे बाबर से एक अच्छा खासा ट्रिक है जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, कि बाबर पहले आया तो पानी पिया, मतलब पानीपत का युद्ध, ठीक है। दूसरा उसने खाना खाया, मतलब खानवा का युद्ध। तीसरा उसने चाय पिया, मतलब चंदेरी का युद्ध। और पांचवा वो घर चला गया, मतलब घाघरा का युद्ध, ठीक है। तो ये ट्रिक से भी आप इससे ध्यान रख सकते हो। वैसे अगर आपको ऐसे हो जाता है तो आप ऐसे रख लो ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल बादशाह के काल को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अकबर के काल को कहा जाता है। देखिए, अकबर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनका राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था। ध्यान रखिएगा, पंजाब के कलनौर में 13 वर्ष की अवस्था में इनका राज्याभिषेक होता है। और इनके संरक्षक कौन होते हैं? बैरम खां होते हैं इनके संरक्षक, ठीक है। और इनसे दो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। पहला तो पानीपत का सेकेंड वॉर, और दूसरा हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। देखिए, पानीपत का जो सेकेंड वॉर था ना, वो 5 नवंबर 1556 को किया जाता है अकबर और हेमू के बीच में। वहीं पे अगर बात करते हैं हम लोग हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 18 जून 1576 को किया जाता है। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में किया जाता है। अकबर से आप ध्यान रखिएगा कि दास प्रथा का उन्मूलन किसने करा था? अकबर ने करा था। तीर्थ कर को इन्होंने समाप्त कर दिया था, और जजिया कर को भी इन्होंने समाप्त कर दिया था। ये सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो 2 बार राज्य अभिषेक हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक, इनका 2 बार राज्य अभिषेक किया गया था। देखिए, फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर क्वेश्चन आता है, अगर दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा दास किसके पास थे, तो फिरोज शाह तुगलक के पास थे पहला। इसके लिए उन्होंने प्रॉपरली एक विभाग बनाया था, दीवाने बंदगा। वहीं बात करते हैं कि सिंचाई कर पे इन्होंने टैक्स लगाया था, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। तीसरा ध्यान रखिएगा, जौनपुर राज्य की स्थापना या फिर फिरोजाबाद या फिर हिसार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये FT फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। ध्यान रखिएगा, ये जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली थी ना, वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही लागू किया गया था। इनके बारे में कहा जाएगा ये क्यों किए थे। देखिए, अगर दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो सबसे पहले सेना को नगद पैसे देने का प्रावधान किसने शुरू किया था, तो ये इनके द्वारा ही किया गया था। तो ये पैसे देते थे, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम बाजार को ही ऐसा मैनेजमेंट कर दे कि जो सैनिक है ना, उनको ज़्यादा हमको वेतन बढ़ाना ना पड़े, ठीक है। इसलिए उन्होंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किए थे। कहा जाता है कि कोई भी अगर बेईमानी करते थे ना व्यापारी ये सब, तो उनके शरीर का जो मांस होता था ना, वो काट लिया जाता था। सोच सकते हो आप कितना ये अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया था इस प्रणाली को। बात अगर इनकी करते हैं तो इन्होंने सबसे पहले तो नगद वेतन देना स्टार्टिंग किया था सेनाओं को, और ये सेनाओं का हुलिया लिखा करते थे। घोड़े को ये दागने की प्रथा शुरू करते थे कि युद्ध में पता चले कि हाँ, ये वाला घोड़ा जो है वो मेरा है, ठीक है। बात करते हैं कि सेना का जो नियमित भर्ती है ना, ये इन्होंने ही शुरू करा था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पद्मावती के साथ जो इनका कहानी है वो तो आपको पता ही होगा, मैं आपको क्या ही बताऊं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीन इलाही धर्म की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये जो दीन इलाही धर्म है ना, इसकी स्थापना 1582 में अकबर के द्वारा किया गया था। और इसको अपनाने वाला पहला हिंदू कौन था, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बीरबल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द को पहली बार प्रयोग किया गया था। कि स्वराज शब्द का पहला प्रयोग जो है ना, वो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। उस वक्त इसका अधिवेशन किया जाता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी से ध्यान रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। राफ्त गुप्तार इनका एक न्यूज़पेपर था, और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया था सबसे पहले। और आर्थिक जो सिद्धांत है ना, वो सबसे पहले इन्होंने ही दिया था कि ब्रिटिश जो है वो भारत को शोषण कर रहे हैं, जिनसे इनकी जो अर्थव्यवस्था है ना काफ़ी ज़्यादा डगमगा गई है, इंडिया की अर्थव्यवस्था। तो स्वराज जो वर्ड है ना, सबसे पहले यूज इन्होंने किया था कलकत्ता अधिवेशन में। और स्वराज शब्द सबसे पहले दिया किसने था, ध्यान रखिएगा, दयाराम सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब निर्धारित किया गया था, ध्यान रखिएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने करा था रावी नदी के तट पे, ठीक है। तो इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी। देखिए, ये स्वतंत्रता से पूर्व पूछा गया है कि कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन थी। पहला ध्यान रखिएगा, पहला एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, अगर दूसरा पूछा जाएगा तो ये सरोजनी नायडू थी, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। और सरोजनी नायडू के बारे में एक बात और कहा जाता है कि ये भारत की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करा था। तीसरी महिला यहाँ पे पूछा गया है ना, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, 1933 में नालनी सेन गुप्ता जी के द्वारा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध भारत में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है ना, तो वहाँ पे जो अंग्रेज होते हैं उन्होंने तुर्की साम्राज्य का विभाजन कर देते हैं। इससे क्योंकि तुर्की में क्या था ना कि मुस्लिम का एक गढ़ था। ठीक है, और वहीं के मुस्लिम पूरे विश्व के मुस्लिम का संचालन करते थे, मतलब उनका एक हेड वहाँ रहा करते थे। ठीक है, तो उनका जब विभाजन हो जाता है और उनको काफ़ी ज़्यादा अपमानित किया जाता है, तो विश्व के सभी मुसलमान उनके खिलाफ आंदोलन करते हैं। उसी के संदर्भ में इंडिया में भी आंदोलन किया जाता है। तो 1919 में ये लखनऊ से स्टार्टिंग होता है खिलाफत आंदोलन, और ये स्टार्ट कौन करते हैं, तो अली बंधुओं के द्वारा किया जाता है और एक मोहम्मद अली थे। इसका नेतृत्व इन्होंने ही करा था। अगर बात करते हैं इसका समर्थन किसने करा था, तो ध्यान रखिए, गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। और गांधी जी इसको एक अच्छा एक स्वर्णिम अवसर के रूप में देखना चाहते थे। उनका मानना था ना कि अगर हम अभी सपोर्ट करते हैं मुस्लिम को, तो ये हम इसकी आज़ादी में भी हमारा सपोर्ट करेंगे, इसलिए उन्होंने इनकी हेल्प की थी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1937 में आयोजित चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों से बहुमत प्राप्त किया था। ध्यान रखिएगा कि भारत में जो पहला चुनाव किया गया था 1937 में, तो इसमें 11 जगह से चुनाव किया गया था। वहाँ से 8 प्रांतों से सिर्फ कांग्रेस के सीटें थे, और जो 3 था ना वहाँ पे मुस्लिम लीग का था। तो यहाँ पे 8 प्रांत हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कब और किस अधिवेशन में किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1908 का मुस्लिम लीग अमृतसर अधिवेशन होता है, वहाँ पे मुस्लिम लीग ने कहा था कि हमको अलग निर्वाचन चाहिए। ठीक है, उन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग की थी, और उसको एक्सेप्ट कब किया गया था, 1900 पार्लियामेंटो एक्ट था ना, उसके द्वारा इसको एक्सेप्ट करके उनको दे भी दिया गया था। तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था, जिसमें गरम दल का नेतृत्व किसने करा था। ध्यान रखिएगा कि 1907 में कांग्रेस के पद को लेके ही, मतलब अध्यक्षता को लेके ही दोनों में विभाजन हो गया था। देखिए, जो गरम दल के जो लोग थे ना, वो लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे, और वहीं पर नरम दल के जो लोग थे वो रास बिहारी बोस को बनाना चाहते थे। और जीत किन की होती है, ये होती है, यहाँ पे रास बिहारी बोस तो बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो गरम दल होते हैं, जो कि लाल बाल पाल और अरविंद घोष होते थे, इनमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोश हो जाता है। ठीक है, और इसका नेतृत्व कौन करते हैं, तो ये तिलक करते हैं। तिलक से याद रखिएगा, मराठा और केसरी इन्हीं का न्यूज़पेपर है, और तिलक को ही वेलेंटाइन सिरोल ने अशांति का जनक कहा था, जिस पे उन्होंने केस करने के लिए वो ब्रिटेन भी गए थे। तो इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के नमक उत्पादन पे एकाधिकार खत्म करने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत कब किया गया था। ध्यान रखिएगा, दांडी मार्च की जो शुरुआत है ना, वो 12 मार्च 1930 को किया गया था साबरमती से, और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म होता है। दांडी के पास ये जाते हैं गांधी जी, और यहाँ पे जाके ये नमक को तोड़ के ये दांडी मार्च यहीं से होता है। तो इसे ध्यान रखिए, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग को कब और किसके प्रस्ताव पर स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग का जो गठन है ना, वो 15 मार्च 1950 को होता है, और ये प्रस्ताव पूछा है ना, अगर प्रस्ताव आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो जॉन मथाई हो जाएंगे। वहीं पे इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, नेहरू जी के द्वारा। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष भी नेहरू जी होते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गुलजारी लाल नंदा को आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये जो योजना आयोग है ना, उन्हीं की जगह पे वर्तमान में कौन है, नीति आयोग है। आप हमें कमेंट बॉक्स से बताइएगा कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो नीति आयोग की स्थापना कब होती है, ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो उसे ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार के बैंकर और एजेंट और सलाहकार की भूमिका के रूप में कौन कार्य करता है। ध्यान रखिएगा ये आरबीआई कार्य करते हैं। आरबीआई को ध्यान रखिएगा 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में इसकी स्थापना कर दिया जाता है और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और जितनी भी मौद्रिक नीतियाँ होती है ना वो यही तय करते हैं और भारत के जितने भी बैंक है ना उसके एक बैंकर के रूप में ये कार्य करते हैं, उनके सारे हेड होते हैं और गवर्नमेंट के भी बैंक के रूप में कार्य करते हैं। तो इसे ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक कहाँ से और किसके द्वारा लिखा गया। ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अहमदनगर जेल में जब वो कैद थे ना तब उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। देखिए द्विसदनीय विधायिका की बात करते हैं तो वहाँ पे एक विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। तो ये जो विधान परिषद होती है ना जो कि उच्च होती है, जैसे कि केंद्र में लोकसभा राज्यसभा होते हैं ना, वहाँ पे राज्यसभा उच्च होती है तो यहाँ पे विधान परिषदें उच्च होती है। तो भारत के टोटल 6 ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ये विधान परिषदें हैं। ठीक है, तो उसे ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करते हुए सिखों, यूरोपीय, आंग्ल भारतीयों तथा ईसाइयों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। ध्यान रखिएगा 1919 का जो अधिनियम था ना इसके द्वारा इनको भी एक पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था। सबसे पहले पृथक निर्वाचन का अधिकार किसको दिया गया था, 1909 के मार्लियामेंटो एक्ट के तहत मुसलमानों को दिया गया था और 1919 के द्वारा इनको भी दे दिया गया। देखिए 1919 के अधिनियम से आपको ध्यान रखना है कि प्रांतों में द्वैध शासन इसी अधिनियम के थ्रू लगाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। ध्यान रखिएगा ये एस सी मुखर्जी को चुना गया था। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा आपसे तो ध्यान रखिएगा राजेंद्र प्रसाद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी तथा किस मॉडल पर आधारित थी। ध्यान रखिएगा 1956 से 61 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू किया जाता है और ये महालोबिस मॉडल पर आधारित था। इसमें फोकस किया गया था कि हम लोग उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत 3 स्टील प्लांट भी लगाए गए थे, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है। देखिए ये जो आईएमएफ होते हैं ना इसको पैसे किसके द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आईएमएफ की स्थापना कब होती है। ध्यान रखिएगा वैसे तो 1944 में ही हो जाता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना, लेकिन ये कार्य करना 1945 से स्टार्ट करता है, तो उसे ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, और इनमें टोटल 190 सदस्य देश हैं और 190 नंबर का देश ध्यान रखिएगा अंडोरा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो इतने जो देश है ना 190 देश, इनके द्वारा ही इनको पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस समझौते के द्वारा स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा इसको गांधी इरविन समझौता के तहत 5 मार्च 1931 को इसको स्थापित नहीं किया गया, स्थगित किया जाएगा ये कह सकते हैं। हाँ, तो गांधी इरविन समझौता के तहत 5 मार्च 1931 को किया गया था। देखिए 1931 का जब गांधी इरविन समझौता होता है ना, यहाँ पे गांधी जी ने 11 सूत्री मांग की थी और ये इन्होंने किसके द्वारा किया था, तो यंग हिल्टन के द्वारा किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। ध्यान रखिएगा ये कैस्पेसियन सागर हो जाएगा और ये है कहाँ पे। देखिए कैस्पेसियन सागर जो है ना वो एशिया और यूरोप को अलग करती है और इससे टोटल 5 देश जो है ना ये सीमा बनाती है। 5 देशों का नाम ध्यान रखिएगा। इसके लिए एक ट्रिक है कराती। ठीक है, क से हो जाएगा कजाकिस्तान, आर से हो जाएगा रूस, ए से हो जाएगा अजरबैजान, टी से हो जाएगा आपका तुर्कमेनिस्तान और आई से हो जाएगा ईरान। ठीक है, ये सारे देश जो है ना वो इससे सीमा बनाते हैं, तो उसे ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जल संधि से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी जोड़ती है। देखिए यहाँ पे फारस की खाड़ी, यहाँ पे ओमान की खाड़ी को जोड़ता होमरूज जल संधि है। ठीक है, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों के लिए सुगम क्षेत्र ग्रांड बैंक किस महासागर में अवस्थित है। ये जो ग्रांड बैंक है ना ये अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। यहाँ पे क्या होता है ना कि जो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपने सुना होगा, वो जो जहाँ पे मिलती है ना उस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा जलवायु पाया जाता है जहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे डेवलप हो पाती हैं। तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रांड बैंक कहते हैं। तो उसे ध्यान रखिए कहाँ पे है, तो अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था। ध्यान रखिएगा 1935 के अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, मतलब कि मुख्य और जो अन्य थे ना उनको मिला के। देखिए मूल जो संविधान था ना उसमें 7 तो अन्य न्यायाधीश थे और 1 सीजीआई थे, मतलब टोटल मिला के 8 थे। लेकिन अगर वर्तमान पूछा जाएगा तो टोटल 34 है, जिसमें 33 जो है वो अदर हैं और 1 जो है वो सीजीआई है। ठीक है, तो वर्तमान के सीजीआई कौन है आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में पूर्ण शक्ति एवं एकाधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही इसकी स्थापना किया गया था। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों के वेतन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए संविधान का जो आर्टिकल 125 है ना, उससे बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के जज हैं उनके वेतन कैसे मिलेंगे और नहीं मिलेंगे, उनका प्रावधान वहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत कब की गई। ध्यान रखिएगा 1993 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने की मुख्य अधिकार किसे होते हैं। कि भारतीय संविधान का जो व्याख्या करने का जो अधिकार है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। रक्षा करने का भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट को ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किससे होती है। देखिए जब भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में वृद्धि करना होता है ना, तो ये पावर संसद को दिया गया है। क्वेश्चन है कि भारत के किस न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ध्यान रखिएगा देखिए जब राष्ट्रपति जब जाकिर हुसैन जी होते हैं ना, तो उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति होंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, लेकिन जब उपराष्ट्रपति नहीं होंगे तो उस परिस्थिति में सीजीआई होते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। उस वक्त जो उपराष्ट्रपति थे ना, उनका नाम था बीबी गिरी। ठीक है। तो इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनको और भी चुनाव लड़ने थे। तो जो सीजीआई होते हैं ना, उनका नाम होता है एम हिदायतुल्लाह। ठीक है। तो यही उस वक्त कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का अधिकार प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 129। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी महिला वकील है जिन्हें सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। ध्यान रखिएगा इंदु मल्होत्रा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था तब भारत के न्यायाधीश कौन थे। ध्यान रखिएगा PN भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय में रीट दायर किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती हैं और आर्टिकल 246 के तहत हाई कोर्ट जारी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 124 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संघीय देश में संघीय न्यायालय से संबंधित विवादों का समाधान किसके द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने कार्यालय का इस्तीफा किसे लिखकर सौंपते हैं। ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसे देंगे, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसे देंगे, तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संप्रभु गणराज्य बनाने के लिए 2 दिन बाद किस तिथि को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। ध्यान रखिएगा 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था में राज्यों का उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। ध्यान रखिएगा ये सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया तथा प्रांतीय विधानसभाओं को बजट बनाने का अधिकार दिया गया। ध्यान रखिएगा 1919 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन का स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था, जिनको फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के द्वारा कब और कहां पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा लाहौर अधिवेशन 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव को उन्होंने पारित करा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का चार्टर किसने कहा था। ध्यान रखिएगा नेहरू जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में भारत को बर्मा से अलग किया गया था। ध्यान रखिएगा 1935 के अधिनियम के द्वारा ही भारत को बर्मा से अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में आयोजित किया गया था तथा इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा 1937 का फैजपुर अधिवेशन जो कि नेहरू जी के द्वारा किया गया था, जो कि गांव में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंडर्स हत्या के आरोप में भगत सिंह को फांसी की सजा कब दिया गया था। ध्यान रखिएगा ये लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा दिया गया था। इनके साथ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को दिया गया था। देखिए ये डिसाइड हुआ था कि 24 मार्च को दिया जाएगा, लेकिन 23 मार्च के शाम को इनको फांसी दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन में शामिल वे सदस्य कौन थे जो
बाद में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनते, ध्यान रखिएगा, क्लेमेंट इटली थे जो कि लेबर पार्टी से इनका संबंध था। और जब भारत आज़ाद हो रहा था ना तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था? ध्यान रखिएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। और 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, 30, 31 और 32। ठीक है, ये तीनों का नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन कब और कहाँ पे किया गया था? ध्यान रखिएगा, 1940 में नागपुर अधिवेशन में किया गया था। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना पूछेगा तो उसे ध्यान रखिएगा, 1939 में बोस के द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना समझौते में दलित वर्गों के लिए सीटों की संख्या बढ़ाकर 71 से कितना कर दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं 147, कहीं कहीं 148 होगा, तो आप लोग अपने ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के रूप में किस एयरपोर्ट को विकसित किया गया? ध्यान रखिएगा, डेनी पोलो एयरपोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है और किस नदी पे अवस्थित है? ध्यान रखिएगा, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जो जलमार्ग है ना वो हल्दिया से इलाहाबाद के बीच में है, गंगा नदी पे। वही दूसरा जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से धुबरी से सरदिया तक का है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला सौर संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक के रूप में मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, दीपावली को। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में शिव उत्सव और गणेश चतुर्थी किसने शुरू करा था? तो ये तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, हेरात फेस्टिवल मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपका 75 क्वेश्चन कवर करवा दिया है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास आप लोग शेयर कीजिएगा। सारा होमवर्क मेरे टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दिया है, तो जाइए जाके टेलीग्राम को आप लोग देखिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं ये टेस्ट सीरीज आपके लिए कवर करवा सकूँ पर डे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।